शीर्ष कमांडर बतौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 26 सितंबर 1943 को रंगून पहुंचे और वहां उन्होंने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के मजार पर सजदा किया। यही नहीं, मजार पर 50,000 रुपए बतौर नजराना भी चढ़ाया। नेताजी की नजर में बहादुर शाह जफर आजादी की पहली लड़ाई के नायक ही नहीं बल्कि उस महान वंश के अंतिम शासक थे जिसने भारतीय इतिहास में एक गौरवशाली अध्याय जोड़ा था। नेताजी ने अंग्रेजों को जवाब देते हुए कहा था कि अशोक के करीब 1000 साल बाद भारत एक बार फिर गुप्त सम्राटों के राज्य में उत्कर्ष के चरम पर पहुंच गया। उसके 900 साल बाद एक बार फिर भारतीय इतिहास का गौरवशाली अध्याय मुगल काल में ही आरंभ भी हुआ था। इसलिए यह याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों की यह अवधारणा कि हम राजनीतिक रूप से एक केवल उनके शासनकाल में ही हुए, यह पूरी तरह से गलत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मामांग है जिसको भारत सरकार ने जो है छपाया है, उसके जो है पेज नंबर 274 खंड 12 में ये आपको मिल जाएगा। नेताजी के ऐसा कहने के पीछे मुगल कालीन भारत में आर्थिक, राजनैतिक, असामरिक और कलात्मक क्षेत्र में उन्नति के अलावा मेल मिलाप की संस्कृति में हुए विकास की ओर ध्यान दिलाना भी था। कौन कहेगा कि नेताजी के इतिहास को लेकर समझ आरएसएस से कमजोर थी या फिर भाजपा के जो इतिहासकार हैं उनसे भी कमजोर थी, या फिर वे इस स्वयंभू राष्ट्रवादी संगठन से कम राष्ट्रवादी थे जो बात बात में मुगलों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों से जुड़े पाठ हटाए जा रहे हैं, उसके पीछे जो आरएसएस की वही दृष्टि काम कर रही है जो नेताजी से उलट है। इतिहास को अपने रंग में रंगना आरएसएस का पुराना एजेंडा है और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने पर वह इस दिशा में तेजी से बढ़ती भी है। इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस समय जो मीडिया है वो पूरी तरह से मुगलों से जुड़े पाठ को हटाने पर सुर्खी बनाने में जुटा है। वो भी आरएसएस की ही रणनीति है। उसे पता है कि इसकी आड़ में अपने इतिहास से पीछा छुड़ाने का उसका षड्यंत्र पर्दे के पीछे छिप जाएगा। हकीकत ये है कि न सिर्फ मुगलों से जुड़ा पाठ हटाया जा रहा है बल्कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से संघ के जुड़ाव और उस पर लगे प्रतिबंध से जुड़े तथ्य भी हटाए जा रहे हैं। साथ ही लोकतंत्र और जन आंदोलनों से जुड़े पाठ भी हटाए जा रहे हैं जिनके जरिए मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकलाप को कसने की लोकतांत्रिक जो कसौटी है वो छात्रों को मिलती है। इतिहास कोई इमारत नहीं है कि जिसकी बिल्डिंग कभी बनाई और कभी खड़ी कर ली, जिसने कोई मनचाही तोड़फोड़ करके नए नक्शे में ढाल दे। इतिहास लेखन एक पेशेवर काम है जो नए तथ्यों को रोशनी में जो है वो बदला जाता है। पुरातात्विक या दस्तावेजी प्रमाण इसके लिए बेहद जरूरी हैं, न कि किसी की इच्छा। जो तथ्यों थे प्रमाणित नहीं होता वह किस्सा ही हो सकता है लेकिन इतिहास नहीं बन सकता। और दिक्कत भी क्या है, हम दिक्कत पर अगर बात करें तो ये आरएसएस उन गप्पों को इतिहास में जगह दिलाना चाहता है जो उसकी शाखाओं में दशकों से हाकी भी जाती हैं, लेकिन पेशेवर इतिहास लेखन के परिसर के गेट पर ही दम तोड़ देती है। उसे लगता है कि जब हर तरफ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जे का एक दौर पूरा हो गया है तो इतिहास के परिसर पर भी कब्जा किया जा सकता है। और इसी तरह वह उसी कहावत को चरितार्थ भी कर रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि इससे कोई सबक नहीं लेता। सरकारों की उम्र इतिहास की उम्र के सामने पानी का बुलबुला भर होती है क्योंकि सरकारें सिर्फ 5 साल ठहरती हैं। इतिहास जो है वो वक्त और समय के साथ बढ़ता रहता है। मुगलों का इतिहास न पढ़ाने के पीछे एक और भी वजह है। दरअसल मुगल साम्राज्य का अध्ययन और आरएसएस की इस मेहनत पर पानी भी फेर देता है। मुगल काल सिर्फ हिंदू मुस्लिम संघर्ष का दौर था, केवल इतना कह भर देने से उससे बचा नहीं जा सकता है। मुगल दरबार से जुड़ा पाठ इसलिए हटाया गया क्योंकि इसके बारे में अध्ययन होगा तो राजा मानसिंह, टोडरमल और बीरबल जैसे नवरत्न अकबर के साथ खड़े नजर भी आएंगे और उससे लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप का साथ देते हुए हाकिम खां सूर भी दिखेंगे। औरंगजेब के दरबार में मिर्जा राजा जयसिंह और जसवंत सिंह भी मिलेंगे और उसको कड़ी चुनौती देने वाले शिवाजी के सेना में तोप खान प्रमुख का नाम, इब्राहिम खान नौसेना प्रमुख का नाम, दौलत खान और राजदूत बतौर काजी हैदर का नाम दर्ज मिलेगा। हद तो तब होगी जब औरंगजेब को लिखा शिवाजी का पत्र सामने आएगा जिसमें अकबर को जगत गुरु कहते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को
एक बताया गया है। शिवाजी ने लिखा था कि अकबर ने इस बड़े राज्य को 52 वर्ष तक ऐसी सावधानी और उत्तमता से चलाया कि सब फिरकों के लोगों ने सुख और आनंद पाया। क्या ईसाई, क्या भुसाई, क्या दाऊदी, क्या फलकिये और क्या नसीरिये, क्या दहरिये, क्या ब्राह्मण और क्या सेबड़े, सब पर उनकी समान कृपा दृष्टि भी रहती थी। इसी सुलह कुल के बर्ताव के कारण सब लोगों ने उन्हें जगत गुरु की पदवी दी थी। इसी प्रभाव के कारण अकबर जिधर देखते थे, फतेह उनके आगे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। कुरान ईश्वर वाणी है, उसमें अल्लाह के मुस्लिमों का नहीं, विश्व का ईश्वर कहा गया है। हिंदू मुस्लिम एक हैं। जाहिर है कि इतिहास का यह पाठ अगर छात्र पढ़ेंगे तो उन किस्सों पर सवाल भी खड़ा करेंगे जो इतिहास के नाम पर उन्हें बताने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा परेशान होता है तो सवाल खड़े करने की प्रवृत्ति से। उसे विचारक नहीं, सिर्फ प्रचारक चाहिए, या यूं कहें कि एक आदेश पालक समाज बनाना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए वो न सिर्फ मुगल के दौर में इतिहास से लोगों को दूर करना चाहता है, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के पाठ में भी घालमेल करना चाहता है। खैरियत है कि अभी महात्मा गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन नाथूराम गोडसे को प्रतिष्ठित करने की कोशिश तो स्पष्ट ही है। वरना क्या वजह है कि महात्मा गांधी के हत्यारे गोडसे से जुड़ी जानकारियां भी हटाई जाएं और उनका महिमा मंडन करने वाले लोगों पर कृपा दृष्टि सरकार की बनी रहे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे प्रतिबंध की बात को भी हटा दिया गया है। इससे छात्रों को यह भी पता चल सकता है कि प्रतिबंध किसी और ने नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था। इतिहास में ज्यादा रुचि किसी के सामने यह स्पष्ट कर सकती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी, और यही नहीं, वह अंग्रेजों का साथ भी दे रहा था। ये संयोग नहीं कि हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय में उन लेखकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है जिनका शुमार लुगदी साहित्य के निर्माताओं में किया जाता है। प्रेमचंद, निराला, फिराक आदि को पढ़ाने का मतलब स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि से बार बार रूबरू होना है, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक को असहज भी कर सकता है। अगला जो चरण है वो विज्ञान के उन सिद्धांतों को कोर से बाहर करना है जो धार्मिक सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। जिस समय दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रहा है, भारत की युवा पीढ़ी के इंटेलिजेंस को कमजोर करने की यह कोशिश होते देखना बाकी बहुत ही दुखद है। अगर हम बात करें औरंगजेब या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वही महान है। लेकिन अगर आप मुगलों के पाठ हटा देंगे तो फिर छत्रपति शिवाजी की वीरता के किस्से कैसे सुनाएंगे? हम विलेन को हटा करके नायक को दिखाएंगे कैसे और किस तरह से दिखाएंगे? सवाल ये बनता है। जो नायक है, अगर वो आपके फिल्म से, आपके सिनेमा से, आपकी पुस्तकों से और इतिहास के एक अध्याय से ही अगर उठ जाएगा, तो फिर वो खलनायक को पढ़े बिना किसी को नायक कैसे ठहराया जा सकता है? अगर खलनायक का कोई इतिहास ही नहीं आप रखेंगे, तो फिर नायक की वजह क्या रहेगी? क्या उनको बताएंगे कि भी छत्रपति शिवाजी ने किससे युद्ध किया? क्या उनका नाम नहीं बताएंगे? तो जो महिमा मंडन है उनको अगर हटाया जाए तो ठीक है, लेकिन पाठों से पूरा का पूरा हटा देना, ये वाकई इतिहास के साथ में मुझे लगता है पूरी तरह से छेड़छाड़ है। समय है, वक्त बदलता है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास जैसा है और जैसा भी था वो वैसा ही परोसा जाना आवश्यक है, ताकि लोग उसको सनद रखें, ताकि उसको लोग जो है पढ़ सकें और पूरी तरह से उसको जान सकें। क्योंकि इतिहास में छेड़छाड़ जो है वो समय के साथ आप कर सकते हो, लेकिन आने वाले समय में आप फिर उसी तरह से बदलते और उसी तरह से करते आप देखेंगे भी। तो किसी भी फिल्म में या किसी सिनेमा में या कहानी में, किसी किस्से में अगर आप किसी को नायक बता रहे हैं, तो खलनायक की भूमिका को आप हटा नहीं सकते हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।